नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगा। जितनी भी वर्तमान में परीक्षाएं हो रही हैं, यदि उसमें हिंदी का सिलेबस है तो ये समझ लीजिए कि संधि से प्रश्न हमेशा आता ही है। 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, यानी इससे संबंधित प्रश्न यानी संधि से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको संधि के बारे में बताऊंगा। देखिए, संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, उनके नियम इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। उसके बाद एक एक संधि के बारे में मैं आपको छोटे छोटे खंडों में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आइए सबसे पहले हम संधि का अर्थ जानते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। देखिए, आप पुराने समय में देखे होंगे मूवी में या पढ़े होंगे किताबों में कि राजाओं की संधि होती थी। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़ या मिलना, कुछ भी कह सकते हैं। यानी संधि का अर्थ होता है मेल। सबसे पहला पॉइंट यही ध्यान दीजिए। देखिए, समास, संधि, ये सारे अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग शब्द हैं, इनकी परिभाषाएं अलग अलग है। संधि में जो होता है वो वर्णों का खेल होता है। इसमें वर्णों की आवृत्ति का मतलब जो वर्ण रहेंगे उन्हीं के अंतर्गत संधि का निर्माण या उसका विच्छेद किया जाता है। जैसे समास है, समास में वर्ण नहीं, समास में शब्दों का खेल होता है और संधि में वर्णों का खेल होता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। आप लोग लिखते चलिए कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या हम कह सकते हैं जो विकार या परिवर्तन होते हैं, जो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होते हैं उन्हीं को हम संधि कहते हैं। कैसे? जैसे एक शब्द लिखा गया है विद्या, धन, आलय, तो क्या हो जाता है? शब्द बनता है। देखिए, मैं अभी आपको बस एक उदाहरण समझा रहा हूं। इसमें बड़ा आ है और इसमें भी, इस वाले शब्द में भी बड़ा आ है, यानी इस शब्द का पहला और इस शब्द का अंतिम जो मात्रा है इससे बन जाता है बड़ा आ और ये बन गया विद्यालय। यानी देख रहे हैं आप, इसमें वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, यानी जो वर्ण है उन्हीं के खेल से संधि, उसका विच्छेद होता है। तो यानी दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, इसी परिभाषा के अंतर्गत जो दो शब्द होते हैं, अलग किए जाते हैं, उसमें पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण कह सकते हैं वर्ण या कह सकते हैं मात्रा। यहां पर दो चीज हो सकता है और इधर वर्ण ही रहेगा। क्या रहेगा? वर्ण। इधर दूसरे वाले शब्द का जो पहला रहेगा स्टेप वो वर्ण रहेगा और दूसरे पहले वाले शब्द के अंतिम वाले जो यहाँ पर स्थिति दिखाई देगी, या तो वर्ण की स्थिति रहेगी या तो मात्रा की स्थिति रहेगी, दोनों में से एक रहेगी। और यहाँ पर जो रहेगा वो वर्ण ही रहेगा। तो इन्हीं के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी समझिए इसको, क्योंकि जितनी जल्दी आप समझेंगे उतनी जल्दी हमको आसानी होगी। कुछ ज्यादा समझना नहीं है। अगर आप 20% भी दिमाग यहाँ लगाएंगे, 80% कहीं और लगाते हैं, 20% दिमाग लगाते हैं, तब भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सरल ढंग से बताने वाला हूँ। देखिए, संधि के प्रकार, कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि संधि के जो मूल भेद है वो 3 है। कितने हैं? 3 है। कौन कौन? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा जो है वे है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि 3 प्रकार के संधि होते हैं। याद रखिए, जब अगर पूछता है कि संधि के कितने भेद, तो 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दूसरी चीज, ये जो आप देख रहे हैं स्वर संधि, स्वर संधि के भेद हैं 5। कितने भेद हैं? 5। मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। व्यंजन संधि में भेद नहीं होते, व्यंजन संधि में नियम होते हैं। किसी किताब में आपको 15 नियम, किसी में 14 नियम, किसी में 12 नियम,
ऐसे अलग अलग किताबों में इनके नियम बताए गए हैं। इसलिए संधि में जो व्यंजन संधि है इसमें नियम है, और विसर्ग संधि में भी क्या है, नियम है। इसमें भी 10-12 नियम है, इसमें भी 10-12-15 नियम है। तो यानी इसमें दोनों में नियम है। कभी नहीं पूछेगा कि व्यंजन संधि में किसके इतने कितने भेद है या कितने नियम है, ये नहीं पूछता। इसके सिर्फ उदाहरण या शब्द पूछ के उसका विच्छेद पूछा जाता है, जबकि ये कंपलसरी है, पूछ सकता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट 5 भेद हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। स्वर संधि के 5 भेद हैं, इसको पूछ सकता है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5। जबकि व्यंजन और विसर्ग संधि में नियम है, इसलिए ये ग्रह तो ये कट गई, इसको भी याद करना है। तो अब आपको क्या करना है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। समझ में आ गई बात। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि स्वर संधि कैसे पहचानोगे, और विसर्ग और व्यंजन। कभी कभी ऊपर से ही पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा स्वर संधि है, इनमें से कौन सा व्यंजन संधि है, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि। तो पहचानने का एक तरीका है कि जब आप दो शब्दों को अलग किया हुआ अगर मान लीजिए पेपर में मिलता है या आप अलग करते हैं, तो उसमें पहले वाले शब्द के अंत में स्वर और दूसरे वाले शब्द की स्टार्टिंग वाला जो दूसरा वाला जो शब्द रहेगा उसका जो पहला वर्ण भी स्वर है। जैसे मैं आपको बता दूं, लिखा है देव धन आलय, देव धन आलय। देखिए हर व्यंजन में छोटा आ छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पर वा में आ है, यहाँ पर आ निकला, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बड़ा आ ही है। तो देखिए ये भी स्वर, ये भी स्वर। तो जब दो शब्दों को कोई एक शब्द है उसको अलग कर दिया गया, दो टुकड़ों में अलग किया गया, और उसका अंतिम वर्ण यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो, दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो, तो किसके अंतर्गत आएगा, स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। अभी बन जाएगा आपका देवालय। कैसे बन रहा है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इसको ध्यान दीजिए। व्यंजन संधि में 3 प्रकार के शब्द आते हैं। कितने प्रकार के शब्द आते हैं इसमें, 3 प्रकार के शब्द आते हैं। वो कैसे हैं मैं आपको बताऊं। देखिए व्यंजन पहला जो शब्द आएगा इसमें वो ये रहेगा कि जब आप दो शब्दों को अलग करेंगे तो पहले वाले शब्द के अंतिम में व्यंजन आएगा, और दूसरे वाले शब्द का जो पहला वर्ण रहेगा वो भी व्यंजन रहेगा। तो एक इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे है सत धन जन। देखिए ये देखिए इसमें से छोटा आ निकल चुका है। जिस भी व्यंजन से छोटा आ निकलेगा उसके नीचे हंत लग जाएगा। और देखिए यहाँ पर पहले से व्यंजन है ही है, और यहाँ पर भी व्यंजन है। तो देखिए 2 व्यंजन मिले, तो क्या बन गया, यहाँ पर सज्जन बन गया। क्या बन गया, सज्जन। समझ आई बात। तो एक ये हो गया। दूसरा कैसे है, दूसरा व्यंजन संधि में दूसरे प्रकार के कैसे शब्द आते हैं। जैसे पहले रहेगा व्यंजन, पहले वाले शब्द के अंतिम वाला जो वर्ण रहेगा वो व्यंजन रहेगा, और दूसरा रहेगा स्वर रहेगा। क्या रहेगा, स्वर। जैसे जगत धन ईश। देखिए यहाँ पर आधाता है तो व्यंजन हो गया, यहाँ पर छोटी बड़ी ई आई है तो देखिए स्वर हो गया। अब ये हो गया जगदीश। क्या हो गया, जगदीश। तो व्यंजन संधि में दूसरा शब्द इस तरीके से मिल सकता है। तीसरे प्रकार के कैसे शब्द हो सकते हैं कि हो सकता है शुरुआत में ही स्वर हो और अंत में क्या हो, व्यंजन हो। क्या हो, व्यंजन। जैसे अनुधन छेद, अनुधन छेद। देखिए यहाँ पर छोटा ऊ आया कि नहीं आया, और यहाँ पर क्या आया, व्यंजन आया। तो देखिए तो ये क्या हो गया, अनुच्छेद हो गया। क्या हो गया, अनुच्छेद। ये नियम है। ये आधा चा कहां से आए मैं आपको व्यंजन जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बस अभी आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे व्यंजन संधि के शब्द भी आते हैं। तो आपको पता लग गया स्वर और व्यंजन। और विसर्ग में ये कहता है कि विसर्ग के पहले या तो स्वर आए और या तो व्यंजन आए। विसर्ग के पहले या तो स्वर आए या तो व्यंजन आए, और बाद में भी चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, कोई दिक्कत नहीं। यानी विसर्ग इसमें, अब देखिए मैं आपको एक बात समझा दे रहा हूं। इसमें देखिए स्वर संधि में दो शब्द, एक शब्द का 2 पार्ट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो पहले वाले शब्द के अंत में भी स्वर, और दूसरा वाला जो शब्द स्टार्ट होगा पहला वाला वर्ण वो भी स्वर। देखिए एग्जांपल, तो ये स्वर संधि आप पहचान लेंगे। व्यंजन में 3 तरीके के शब्द होते हैं। जब शब्द को अलग करोगे तो दोनों व्यंजन आपको मिलेंगे, इसके पहले वाले शब्द के अंत में और उधर भी। तो एक इस तरह से हो गया। दूसरा वाला शब्द जो रहेगा उसमें पहले वाले में व्यंजन और दूसरे वाले में स्वर। तीसरा जो है पहले वाले में स्वर, दूसरे वाले में व्यंजन। मैं तीनों का एग्जाम्पल भी बता दिया हूं। ध्यान दीजिए इस बात पर कि इसमें एक चीज आपको ये लगा होगा कॉमन, कि तीनों शब्द में चाहे आगे चाहे पीछे व्यंजन जरूर ही है। देखिए यहाँ पर दोनों व्यंजन है, यहाँ पर इसमें व्यंजन है, यहाँ पर स्वर है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन जरूर है। यहाँ पर स्वर है लेकिन यहाँ पर व्यंजन जरूर है। मान लीजिए यहाँ पर स्वर आ जाता तब तो फिर स्वर संधि के अंदर चला जाता। इसलिए पहचान सबसे बड़ी यही है कि एक में जरूर व्यंजन रहेगा, चाहे पहले में चाहे आखिरी में। समझ में आई बात। अब आगे ध्यान दीजिए।
विसर्ग संधि ये कहता है कि अगर जैसे आप कोई शब्द लिखते हैं, जैसे लिखा है आसीह धनवाद, अब देखिए शब्द बनेगा इसका आशीर्वाद, बनेगा शब्द आशीर्वाद, लेकिन ध्यान दीजिए ये रा कैसे आया मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप यहाँ पर समझिए। देखिए विसर्ग के पहले क्या आया है, कहा था चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन, देखो बड़ी की मात्रा आ गई तो स्वर आया, बाद में कह रहा था चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन, देखो आ गया है व्यंजन आ गया, कोई दिक्कत? आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा है ये, आप इसको एक बार देखेंगे तुरंत समझ आ जाएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं आगे और अंतिम पड़ाव पर है वीडियो, क्योंकि मैं चाहूं तो इसको एक दिन में पढ़ा दूं पूरी संधि एक वीडियो के माध्यम से, तो बन जाएगा 2-3 घंटे का वीडियो, लेकिन आप ये सोचिए 2-3 घंटे का जो वीडियो बनेगा ना उसमें मेरा मन एनर्जी रह जाएगी ना आपका मन लगेगा, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे तो आपका भी मन लगेगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब आइए हम स्वर संधि के बारे में स्टार्ट करते हैं। आज स्वर संधि के भेद और उनके अर्थों को समझते हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको सिर्फ दीर्घ संधि के बारे में बताऊंगा, फिर एक वीडियो में गुण, फिर एक में वृद्धि, ऐसे बताते चलूंगा। तो देखिए स्वर संधि, अभी आपको बताया था कि संधि के कितने भेद हैं, तो मैं बताया 3, स्वर व्यंजन विसर्ग। तो सबसे पहले स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर संधि इसमें क्या होता है, इसमें स्वर जितने होते हैं 11 स्वर, उन्हीं का खेल होता है इसमें। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहले का नाम है दीर्घ संधि। देखिए यहां पर जो स्वर है स्वर संधि, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं स्वर संधि, दीर्घ संधि। दूसरे का नाम है गुण संधि। तीसरे का नाम है वृद्धि संधि, और चौथे का नाम है यण संधि, और पांचवें का नाम है अयादि संधि। अयादि संधि 1 2 3 4 5, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अभी बाद में ले लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ध्यान दीजिए इस बात पर, स्वर संधि के ही 5 भेद हैं। तो दीर्घ संधि का एक नाम और है जिसको कहते हैं सजातीय संधि। सजातीय संधि कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए जो दीर्घ संधि है इसमें क्या होता है कि छोटा आ जैसे मिला और छोटा आ मिला, बन गया क्या? बड़ा आ बन गया। क्या बन गया? बड़ा आ। या छोटी ई प्लस छोटी ई मिली तो क्या बन गई? बड़ी ई। या छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला तो बन गया क्या? बड़ा ऊ। ध्यान दीजिए यहाँ पर बड़ा आ प्लस छोटा आ होगा तब भी बड़ा बनेगा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ होगा तब भी बड़ा बनेगा, बड़ी बड़ी तभी बड़ी, छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, कुल मिला के बड़ी ई बनेगी। छोटा ऊ बड़ा ऊ, या बड़ा ऊ तब भी बड़ा ऊ, या बड़ा ऊ छोटा ऊ, या छोटा ऊ बड़ा ऊ तब भी बड़ा ऊ। ऐसा नहीं है कि बड़ा ऊ तो ऐसे कर दीजिए बड़ा ऊ, भाई कई बार कहा है बड़ा ऊ इतना बड़ा ऊ नहीं, बस उतना बड़ा ऊ है जो ये है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये दीर्घ संधि। अच्छा एक सजातीय का मतलब क्या होता है कि अपने ही जाति के वर्णों से मतलब स्वर से बने हैं, जैसे छोटा आ प्लस छोटा, या चाहे कह दीजिए बड़ा आ प्लस बड़ा। जब ऐसे संधि दीर्घ संधि में यही है कि जब दो शब्द अलग करेंगे तो इसमें अपने ही वर्ण मिलेंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सजातीय संधि कहते हैं। आइए गुण संधि के बारे में जानते हैं। गुण संधि क्या है कि कोई भी शब्द हो उसमें उस शब्द पर एक मात्रा लगी हो। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे कोई शब्द है, आप उसको अलग करते हैं, उस शब्द के अंत में यदि छोटा आ या बड़ा आ आता है, और उधर दूसरे वाला शब्द जो स्टार्ट होता है छोटी या बड़ी से स्टार्ट होता है, तो उसमें एक ही मात्रा लग जाएगी। उसके मध्य वाले वर्ण पर किसकी मात्रा लग जाएगी? एक ही मात्रा लग जाएगी। यानी छोटा आ बड़ा आए या उधर छोटी ई बड़ी आए तो ए लग जाएगा, या छोटा आ या बड़ा आए और उधर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, लिख लीजिए, ओ हो जाएगा। या छोटा आ बड़ा आए प्लस इधर री आए, दूसरे वाले शब्द का स्टार्टिंग री से हो तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। समझ आई बात? अब आगे ध्यान दीजिए, इसमें देखिए जो शब्द रहेगा उस पर या तो एक ही मात्रा लगेगी या तो ओ की मात्रा लगेगी, यानी उसके सर पर एक मात्रा लगेगी। फिर आइए हम वृद्धि संधि के बारे में बताते हैं। वृद्धि संधि वाले जो शब्द होते हैं इनके सर पर दो मात्राएं लगी रहती हैं। इसमें यह होता है कि छोटा आ बड़ा, या देखिए यहां पर मैं बता दूं, छोटा आ
कोई भी शब्द है उसके अंत में छोटा या बड़ा की मात्रा आ रही है, उसके बाद आ रहा है कि ए आ रहा है या ऐ आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐ की मात्रा लग जाएगी। किसकी मात्रा लग जाएगी, ऐ की। या छोटा आ रहा है पहले वाले शब्द के अंत में, या बड़ा आ रहा है और उधर आ रहा है ओ आ रहा है या औ आ रहा है, तो ओ औ के यहाँ से क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात? आइए आगे बात करते हैं। यण संधि की क्या परिभाषा है? यण संधि की यह परिभाषा है कि यदि किसी भी शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आ रहा है और उधर दूसरा वाला शब्द में भिन्न स्वर है, इसके अलावा यानी छोटी बड़ी ना हो, अगर छोटी बड़ी हो जाएगा तो स्वर संधि में हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर छोटी बड़ी आए पहले वाले शब्द के अंत में, लेकिन उधर क्या हो, भिन्न स्वर हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या। और यदि मान लीजिए किसी भी शब्द के अंत में छोटा उ और बड़ा उ आ रहा है और उधर भिन्न स्वर है, क्या है, भिन्न स्वर, तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। और मान लीजिए किसी भी शब्द के अंत में री आ रहा है और उधर भिन्न स्वर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रा हो जाएगा। और ये आधे रहेंगे, जब इस पे उस बीच वाले उधर वाला शब्द पे जो भी मात्रा रहेगी वो इस पर चढ़ जाएगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताने का प्रयास करूंगा। तो ये अण संधि है, ये इसको या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, मिलते हैं स्वर से और बनते हैं व्यंजन, इसीलिए इसको हम अर्धस्वर कहते हैं। अयाद संधि का यह है कि इसमें ए, किसी भी शब्द के अंत में ए आ रहा है और उधर भिन्न स्वर है, क्या है, भिन्न स्वर, तो क्या हो जाएगा, आय का उच्चारण होगा। क्या हो जाएगा, आय आ जाएगा। अगर मान लीजिए आय आ रहा है और इधर भिन्न स्वर है, तो क्या हो जाएगा, आय का उच्चारण होगा, यानी आय उसमें लग जाएगा, जुड़ जाएगा। या मान लीजिए ओ है और इधर भिन्न स्वर है, मैं स्वर नहीं लिख रहा हूं, शॉर्टकट में बता रहा हूं, भिन्न स्वर है, तो हो जाएगा आओ। और मान लीजिए औ आ रहा है पहले वाले शब्द के अंत में और इधर भिन्न स्वर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे औ रहेगा। अगर ओ है और भिन्न स्वर है तो औ, और औ है और भिन्न स्वर है इधर, तो हो जाएगा आओ। क्या हो जाएगा, आओ। ध्यान दीजिए, अगर ए है प्लस भिन्न स्वर है तो आय हो जाएगा, आय है और भिन्न स्वर है तो आय हो जाएगा, ओ है और भिन्न स्वर है तो औ हो जाएगा, औ है और भिन्न स्वर है तो आओ हो जाएगा। कुल मिला के ये समझ में आई बात कि नहीं? ये पूरा डायग्राम आप एक बार फिर से समझ लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ध्यान दीजिए, दीर्घ संधि में क्या होता है कि जो जब दो शब्द अलग करेंगे तो पहले वाले शब्द के अंत में अगर छोटा आता है उधर भी छोटा आता है, दूसरे वाले शब्द का स्टार्टिंग या छोटा या बड़ा कुछ भी हो तो बड़ा की मात्रा लगेगी। किसी भी शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ का मात्रा लगता है तो लगभग लगभग दीर्घ संधि होता है। किसी भी शब्द में अगर ऊपर एक मात्रा लगे, जैसे रमेश, दिनेश, महेश, तो क्या हो जाएगा, या लिखा है वनौषधि, तो उसमें क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। या महर्षि, देवर्षि, अर का उच्चारण हो रहा है तभी गुण संधि के अंतर्गत। वृद्धि ये कहता है कि हमारे ऊपर दो मात्राएं लगी हों, कितनी मात्राएं लगी हों, ऊपर इसके दो मात्राएं लगी हों, तब हम क्या मानेंगे, वहां पर हम वृद्धि संधि के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा है यहाँ पर मतय के लिखा है, लोकैषणा लिखा है, दो मात्राएं, चाहे ऐ की हो चाहे औ की हो। यह संधि ये कहता है कि या वा रा अगर आता है शब्द में और उसके पहले कोई आधा वर्ण हो, उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी हो, आधा वर्ण हो, तो यह संधि के अंतर्गत आता है। इसका जब विच्छेद करेंगे शब्द का तो पहले वाले शब्द के अंत में स्वर रहेगा, उधर भिन्न स्वर रहेगा। अगर भिन्न नहीं रहेगा, समान रहेगा, तो मामला दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। और अयाद संधि ये कहता है कि ए आई ओ औ, यानी ए आए तो आई हो जाएगा, आई आएगा तो आए, ओ आएगा तो औ, और औ आएगा तो आओ। कुल मिला के इतना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपको दीर्घ संधि के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।